चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की ना पहले, कि जिसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में समझा था। आज एक्सरसाइज 13.2 शुरू करें, कि जिसमें हमें इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में समझना है। अब डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो कहलाता है कि जब कोई एक चीज बढ़ती हो तो दूसरी चीज भी बढ़ती हो, या तो एक चीज कम होती हो तो दूसरी भी कम होती हो, बराबर ना, तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहलाता है कि अगर एक चीज बढ़ती हो तो दूसरी चीज कम होती हो, बराबर ना, या तो एक चीज कम होती हो तो दूसरी चीज बढ़ती हो, इनवर्स रिलेशन हो तो उसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन का मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था। दूसरा एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए जो है वो 10 लोगों को बांटने हैं। तो 10 लोगों को बांटने हैं तो सबको कितने मिलेंगे, तो सबको 10-10 रुपए मिलेंगे, बराबर ना। 100 रुपए 10 लोगों को बांटने हैं तो सबको 10-10 रुपए मिलेंगे। लेकिन 20 लोगों को बांटने हो तो सबको 10 नहीं, सबको 5-5 रुपए मिलेंगे। मतलब अगर लोग बढ़ा दिए तो रुपए कम हो गए, बराबर ना। लोग बढ़ा दिए, 10 की जगह अगर 20 लोगों को बांटना है, लोग अगर हमने बढ़ा दिए हैं तो सामने रुपए कम हो जाएंगे ना, फिर 10 की जगह जो है वो 5 रुपए मिलेंगे सबको। तो इसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं, या तो इनवर्स प्रोपोर्शन। जब एक चीज बढ़ती हो तो दूसरी चीज कम होती हो, या एक चीज कम होती हो तो दूसरी चीज बढ़ती हो, तो उसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, बराबर ना। कि जिसमें देखो आपकी एक्सरसाइज 13.2 अगर शुरू करें तो उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें आपके क्या कह सकते हैं 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, और हमें बताना है कि उसमें डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, बराबर ना। इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं वो चेक करके बताना है ना। जैसे कि पहला दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम, तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। मतलब ऐसा कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर्स बढ़ा दिए जाए तो कोई भी काम करने में टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, बराबर। कि अगर वर्कर बढ़ा दिए, पहले 2 लोग काम करते थे कोई काम करने के लिए, और अब जो है वो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो कम लगेगा ना। अगर हम लोग वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा ना। पहले 2 लोग काम करते थे तो 1 घंटे में हो जाता था, अब 5 लोग काम कर रहे हैं तो आधे घंटे में काम हो जाएगा ना, बराबर ना। मतलब कि अगर हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते हैं तो सामने टाइम कम हो जाता है। वर्कर्स बढ़ाना, टाइम कम होना, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। पहला वाला यस वो बरोबर है। फिर दूसरे सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ है, द टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। कि टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रैवल, कि कभी आप कोई जर्नी के लिए जा रहे हो तो जितना टाइम ज्यादा आप गाड़ी चलाओगे तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा कि कम होगा। तो अगर आप गाड़ी ज्यादा टाइम चलाओगे तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा ही होगा ना, डिस्टेंस थोड़ी कम होने वाला है, बरोबर ना। अगर आप 1 घंटा गाड़ी चलाओगे तो आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, चलो, और 2 घंटा गाड़ी चलाओगे तो कम होगा क्या, नहीं ना, उल्टा ज्यादा ही होगा ना, 200 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, बराबर ना। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस कम नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों में इनवर्स रिलेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बराबर ना। कि अगर टाइम बढ़ेगा तो सामने डिस्टेंस भी बढ़ेगा, बराबर। या टाइम अगर कम होगा, अगर कम चले हम लोग कि आधा घंटा ही जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी उतना कम हो जाएगा। फिर आ रहे ना बात समझ में। फिर जैसे तीसरा पूछा हुआ है, उसमें है द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप। कल्टिवेटेड लैंड मतलब जितने एरिया में आप खेती करोगे तो उसके हिसाब से क्रॉप्स बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर आप ज्यादा एरिया में, ज्यादा जमीन में खेती कर रहे हो तो क्रॉप्स भी बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो वो भी तो ज्यादा ही होंगे ना। अगर आप जमीन ज्यादा ले रहे हो तो क्रॉप्स भी ज्यादा होंगे, बराबर ना। कल्टीवेटेड लैंड अगर ज्यादा होगी तो क्रॉप्स भी सामने ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलने वाले,
बराबर, मतलब इनमें भी इनवर्स रिलेशन नहीं है, थर्ड वाले में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर जमीन बढ़ाएंगे तो क्रॉप्स भी बढ़ेंगे और अगर जमीन कम करेंगे तो क्रॉप्स भी कम होंगे। बराबर, तो इस सेकंड और थर्ड इन दोनों में इनवर्स रिलेशन नहीं है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। बराबर ना। फिर फोर्थ वाला है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, कि इसमें दिया हुआ है टाइम टेकन और स्पीड, मतलब अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ेगा या कम होगा। तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे ना तो टाइम कम होगा। बराबर, कहीं आपको पहुंचना है, अगर आप ज्यादा स्पीड में जाओगे तो पहले 1 घंटे में पहुंचते थे, अब आधे घंटे में पहुंच जाओगे ना अगर स्पीड बढ़ाओगे तो। बराबर ना, मतलब अगर हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं, एक चीज बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा सामने टाइम कम होता जाएगा। तो इसका मतलब इसमें इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है कि अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम होगा और अगर स्पीड कम कर देते हैं, स्लो चलते हैं, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा फिर हमें। बराबर, तो ये इनवर्स रिलेशन कहलाया ना। और जैसे फिफ्थ में है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड लैंड पर पर्सन, कि यहाँ पर पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, तो अगर कोई जगह पर कोई देश में जो है वो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो हर एक को जितनी जमीन मिलती थी उससे ज्यादा जमीन मिलेगी या कम जमीन मिलेगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम होता जाएगा। बराबर ना, कि एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि पूरे देश की बात चलो मत करो, भले एक रूम की बात करो कि आप एक रूम में, एक छोटा सा जो है वो रूम है, उस रूम में जो है वो 5 लोग बैठे हुए हो, तो 5 लोग बैठे हुए हो, उसमें जगह है तो कैसे आराम से पैर पसार के बैठ सकते हो, जगह ज्यादा मिलती है ना, 5 लोग बैठे हुए हो। अगर उसी जगह पर 50 लोग बिठा दे तो आपको कितनी कितनी जगह मिलेगी, थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी फिर। बराबर ना, फिर थोड़ी थोड़ी जगह पर बैठोगे, तो अगर लोग बढ़ेंगे तो जगह कम होगी कि बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी ना। बराबर ना, उस वैसे ही पूरे देश के हिसाब से देश तो उतना ही है ना, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसा थोड़ी कि पास में पाकिस्तान बांग्लादेश उनको भी अपने देश में ले लें कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो देश बढ़ा कर दें थोड़ा, ऐसा होता है नहीं ना, देश तो उतना ही है ना, देश की जमीन तो उतनी ही है ना। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो हर एक के लिए जमीन कम होती जाएगी। बराबर ना, एक ही रूम तो एक ही है, उस रूम में 5 लोग बैठोगे तो आराम से बैठोगे, लेकिन अगर 50 बैठोगे तो फिर कंजेस्टेड होके बैठोगे। बराबर, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो एरिया कम होता जाएगा। बराबर ना, ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया ना। ठीक है ना, तो देखो इनमें पता चला ना कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा नहीं है। तो अब इनके हिसाब से आगे सॉल्यूशन भी करना है। ये तो फर्स्ट वाले में तो सिर्फ थियरी थी, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। मैंने सेकंड वाले का टेबल यहाँ पर लिख दिया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी कैसे हम लोग टेबल बनाते थे, फिर टेबल के हिसाब से सॉल्व करते थे। बराबर, अब इसमें भी हमें टेबल ही बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर्स, कि एक टेलीविजन गेम शो में जो है वो 1 लाख रुपीज का प्राइज रखा हुआ है जो सबको इक्वली बांटना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स, कि यहाँ पर जो है वो हमें फाइंड करना है पहले कि ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स है, और फिर उसके हिसाब से ये सब ढूंढना है हमें। मतलब देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर विनर्स हैं, कि अगर एक विनर होगा ना, एक अकेला विनर होगा तो उसको प्राइज 1 लाख रुपए मिलेगा। कोई एक ही पर्सन जीता ना तो 1 लाख मिलेगा। अगर 2 लोग जीते ना तो 1 लाख दोनों में बांट देंगे, तो दोनों में बांट देंगे मतलब कि अब दोनों को 50-50 हजार मिलेंगे। बराबर ना, अगर कोई एक ही पर्सन जीत रहा है तो 1 लाख मिलेगा उन्हें। अगर 2 लोग जीत रहे हैं तो 2 लोग जीतने के लिए तो फिर वो बांट दिया जाएगा ना। बराबर ना, 1 लाख ही बांटना है जो दोनों में बांट देंगे इक्वली, मतलब अब दोनों को 50 हजार मिलेंगे। अब 4 लोग होंगे तो प्राइस और कम होगा कि बढ़ेगा, प्राइस और कम होता जाएगा ना,
बरोबर ना, मतलब जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना प्राइस कम होता जाएगा। बरोबर, एक ही इंसान जीते तो 1 लाख, अगर 2 हो गए तो प्राइस कम हो जाएगा ना 50,000, 4 हो गए तो और कम हो जाएगा 25,000, 5 हो गए तो और कम हो जाएगा 20,000। बरोबर ना, अगर 5 लोग जीते तो सबको फिर 20-20 हजार मिलेंगे और कम हो जाएगा। बरोबर, मतलब इसमें इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से देखो, एक तो ढूंढ के दिया है आपको, बाकी के सब ढूंढने हैं हमें। बरोबर ना, बाकी की सब वैल्यू ढूंढनी है ना, कि जैसे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते थे वैसे ही, कि अगर ये सब ढूंढना है तो उनको नाम दे दें, x1 x2 x3 x4 x5, ये सब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और अब इसमें लिखना कैसे है वो ध्यान दो। देखो ये 2 वाला तो दिया हुआ है तो चलो उसकी जरूर नहीं है, हमें ये ढूंढना है ना, 1 और 1 लाख दिया हुआ है तो उसके सामने 4 और x1 ढूंढना है। अब डायरेक्ट और इनवर्स में कैसे लिखना है ये समझना। जब डायरेक्ट रिलेशन था और ये x1 ढूंढना था तो आप लोग कैसे लिखते थे, उसमें ऐसा लिखते थे, ये डायरेक्ट की बात बता रहा हूं, डायरेक्ट में ऐसा लिखते थे कि जैसे 1/1 लाख इक्वल टू 4/x1। ये 2 की तो चलो जरूर नहीं है, वो तो कंप्लीट दिया हुआ ही है। तो 1/1 लाख इक्वल टू 4/x1 ऐसा लिखते थे ना। बराबर ना, डिवाइड करते थे ना, 1 और 1 लाख का डिवाइड, यहाँ 4 और x1 का डिवाइड, ऐसा करते थे ना। बराबर, ये होता था डायरेक्ट में। अब इनवर्स में ऐसा नहीं करना है। इनवर्स में क्या करना है, तो इनवर्स में जहां इन दोनों का डिवाइड होता था ना, अब डिवाइड नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसके सामने इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब इनवर्स रिलेशन में कैसा लिखना है, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन हो एग्जाम में तो उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे पहला दिया हुआ है तो 1/1 लाख इक्वल टू 4/x1। बराबर, कैसे ढूंढेंगे, 1/1 लाख है तो 1/1 लाख और ये 4/x1। बराबर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन में क्या लिखते थे, डिवाइड लिखते थे, फिर क्रॉस में ले जाते थे मल्टीप्लाई के लिए। इनवर्स में अब क्रॉस में नहीं ले जाना है, इनवर्स में डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई है ही। समझ आ रहा है, ध्यान रखना, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ध्यान देते हैं कि भाई इनको क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई और सामने इन दोनों का मल्टीप्लाई। बरोबर, तो इनको ऐसे करेंगे हम लोग कि जैसे 1/1 लाख इक्वल टू 4/x1। तो अब जो x1 ढूंढना है तो 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। वो तो मेथड वैसे ही ना जैसे हम लोग डायरेक्ट में करते थे, क्या 4 डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा 1/1 लाख डिवाइड 4 इक्वल टू x1। मतलब x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से अगर इसको कट करें ना, 1 लाख डिवाइड बाय 4 तो वो हो जाएगा 25,000। मतलब 25,000 मल्टीप्लाई 1 तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25,000। मतलब अगर 4 लोग जीते ना तो सबको कितना मिलेगा, तो सबको 25,000 मिलेगा। अब 5 के लिए करना है, 5 के लिए ऐसा करना है, तो इसमें भी ऐसा ही 1/1 लाख इक्वल टू 5/x2। बराबर, अब ऐसा ही करेंगे ना फिर से। अब दूसरे के लिए कि 1/1 लाख इक्वल टू 5/x2। बराबर, ध्यान रखना, इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो सीधे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड करते थे। तो अब इसमें इसमें भी x2 ढूंढना है तो 5 डिवाइड में 1/1 लाख डिवाइड बाय 5 इक्वल टू x2। बराबर, अब 5 से अगर इसको कट करें तो 5 से कट करेंगे तो वो आ जाएगा 20,000 रुपीज। मतलब कि x2 हो जाएगा हमारा 20,000। मतलब अगर 5 लोग जीतेंगे ना तो सबको फिर 20-20 हजार रुपए मिलेंगे। बराबर, ये हो गया 5 के लिए। अब 8 के लिए फाइंड करें, अब 8 के लिए फाइंड करें तो उसमें भी ऐसा ही ढूंढेंगे। 8 के लिए ढूंढना है तो उसमें भी ऐसा ही कि 1/1 लाख इक्वल टू 8/x3।
कि 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x3, ऐसे करेंगे ना। तो अब 8 डिवाइड में, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 1 लाख अपॉन 8 इक्वल टू x3। तो अब x3 ढूंढने के लिए इसको 8 से डिवाइड करें। 8 से अगर इसको कट करोगे तो वो हो जाएगा 12,500। आप नहीं तो डिवाइड करके देखना कि 1 लाख डिवाइड बाय 8 तो 12,500, मतलब कि x3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x3 इक्वल टू 12,500। ये x3 की वैल्यू, बराबर। अब x4 ढूंढना है 10 के लिए, वो फाइंड करना है। तो उसमें भी ऐसा ही लिखें कि 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x4। क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख और 10 मल्टीप्लाई x4, इनका मल्टीप्लाई ना। अब x4 ढूंढना है तो 10 डिवाइड में, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 1 लाख अपॉन 10 इक्वल टू x4, ये 10 डिवाइड में। तो 10 से कट करना है तो 0 0 ही कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 10,000, मतलब कि x4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये x4 की वैल्यू, बरोबर। और अब दूसरा दिया हुआ है x5 ढूंढना है 20 के लिए, तो उसके लिए भी ऐसा ही ढूंढेंगे ना। यहाँ ढूंढ रहा हूँ x5 के लिए, तो उसमें भी ऐसा ही लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x5। ये भी इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x5, बरोबर। तो अब 20 डिवाइड में, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख अपॉन 20 इक्वल टू x5। तो अगर इसमें कट करना हो तो देखो 0 0 पहले कट, और 10,000 डिवाइड बाय 2 अगर करो तो वो हो जाएगा 5,000, मतलब कि x5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाई 1 तो 5,000, मतलब अगर 20 लोग जीतेंगे तो सबको 5,000 रुपीज मिलेंगे, बरोबर। आ रहे ना बात समझ में। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे ढूंढते हैं वो समझ आ रहा है ना। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में ये डिफरेंस ध्यान रखना। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन ढूंढते हैं तो ऐसे डिवाइड में करके लिखते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में अब जो भी पूरी एक्सरसाइज में सम्स करेंगे उसमें ऐसे ही करेंगे कि उसमें सीधे मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर जो ढूंढना हो उन दोनों का मल्टीप्लाई। अरे बात समझ में। तो जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखा ना, इसे अच्छी तरह से लिख लेना। तो फिर इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखें फिर, बराबर। देखो कि अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई रहमान नाम का पर्सन है कि जिसे व्हील बनाने हैं, और वो व्हील के अंदर अलग अलग स्पोक्स रख रहा है। स्पोक्स मतलब कि लाइंस रख रहा है, बराबर। जैसे आपकी ड्राइंग में भी दिया हुआ है कि किसी में जो है वो 4 स्पोक्स, किसी में 6, किसी में जो है वो 8 लाइंस हैं, ऐसा है ना। तो उसके ऊपर से पहले ये टेबल कंप्लीट करना है, जो आपको टेबल दिए हुए हैं वो कंप्लीट करना है। और उसके बाद नीचे आपके 3 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कि जिसमें पहला क्वेश्चन तो ये बताता है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर है तो फिर ये टेबल कंप्लीट करना है उसके हिसाब से, बराबर। मतलब कि ऐसा कि अगर कोई सर्कल में हम स्पोक्स रखते हैं ना, स्पोक्स मतलब कि ये लाइंस रखते हैं, तो सपोज कि अगर जो है वो ये 4 लाइन रखी, ये 4 पार्ट हो गया ना, तो सबके कितने कितने एंगल बनते हैं, 90 एंगल्स बनते हैं। अगर 4 पार्ट करते हैं तो एंगल कितना कितना बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। लिखा हुआ है ना आपके उसमें भी कि 4 स्पोक्स हैं तो 90 का एंगल बनेगा, बराबर। अगर जो है वो कितने 6 स्पोक्स रखे हम लोग, कि अगर 6 स्पोक्स रख दिए जाए कि अब 6 लाइन्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, कि अब 6 लाइन्स हो गई, तो एंगल क्या 90 से बढ़ेगा या कम होगा सबका, तो 90 से कम होता जाएगा ना। कि अगर हम लोग लाइन्स बढ़ाएंगे, स्पोक्स बढ़ाएंगे, तो एंगल कम होता जाएगा। अब अगर 6 रख दिए तो सब में कितने कितने का एंगल होता जाएगा, 60 का एंगल होता जाएगा, बराबर। अगर लाइन्स बढ़ाएंगे ऊपर तो एंगल कम होता जाएगा। तो मतलब इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना।
ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से पहले ये 3 कंप्लीट करें, फिर आगे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। पहले ये 3 तो टेबल में कंप्लीट करें ना, तो वो कैसे ढूंढें कि चलो ये पहले जो 3 फाइंड करने हैं तो उसे x1, x2, x3 वो नाम दे दे, ठीक है ना। आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहला टेबल दिया हुआ है उनके हिसाब से पहले ढूंढते हैं। तो देखो चलो अगर x1 फाइंड करना है तो उसमें क्या लिखें, देखो 6 और 60 दिया हुआ है तो भले उसे कुछ मत करो, यहाँ पे करें कि ये 4 और 90, यहाँ 8 और x1, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो तो क्या करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ना। ये 6 और 60 दिया हुआ है ना, उसे वैसे ही रहने दो, इनका रिलेशन बताएं, 4 मल्टीप्लाई 90, 8 मल्टीप्लाई x1। तो यहाँ पे लिख देना हम लोग कि 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x1, बराबर। मतलब अब अगर x1 ढूंढना है तो 8 कहाँ जाएगा, 8 डिवाइड में आएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 8 इक्वल टू x1। अब ये फाइंड करेंगे कि देखो 4 से पहले इसको कट करें, 4 2 ज़ा, और 2 से इसको कट करें, 2 से इसको कट करें तो 2 45 ज़ा, बराबर ना। 2 से कट किया जाए तो 2 45 ज़ा हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2, मतलब कि x1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 45 डिग्री, बराबर 45 डिग्री मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जो है वो 8 लाइंस करते हैं ना तो एंगल सब में कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, बराबर। अब जो है वो 10 का ढूंढे कि अगर 10 लाइंस हो तो अब इसमें लिखें 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x2, ऐसे लिखा जाए ना। मतलब कि अब लिखें इसमें कि 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x2, कि जिसमें अगर x2 फाइंड करना है तो 10 डिवाइड में, मतलब ऐसे हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 10 इक्वल टू x2, ऐसा ना, कि जिसमें तो चलो 0 0 ऐसे ही कट हो जाएगा, बचा 4 और 9, तो 4 9 ज़ा 36, x2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। मतलब अगर 10 लाइंस करेंगे ना तो सब में एंगल्स कितने हो जाएंगे, 36 एंगल्स हो जाएंगे, बराबर। अब 10 के बाद 12, कि अगर 12 लाइंस करें तो उसमें भी ऐसे ही लिखें, उसमें भी इसी तरह से गिने ना कि 4 मल्टीप्लाई 90, यहाँ पहले 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू वहाँ पर 12 मल्टीप्लाई x3, 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x3, वो करें हम लोग। तो इसमें 12 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 12 इक्वल टू x3। तो अब क्या करें, इसे कट करें ना, 4 से कट करें कि 4 3 ज़ा, 4 3 ज़ा, और 3 से इसको कट करें, 3 से इसको कट करें तो आंसर मिलेगा 30, बराबर ना। 3 30 ज़ा, मतलब कि x3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। कि अगर 12 लाइंस होगी तो इस व्हील में एंगल, सब में एंगल 30 30 हो जाएगा, बराबर। ये टेबल कंप्लीट हो गया ना, टेबल की चीज़ें ढूंढ ली ना। अब 2 एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है जो आपके अलग अलग क्वेश्चन में है। टेबल के नीचे 3 क्वेश्चन है ना, कि जिसमें पहला क्वेश्चन तो चलो आपने देखा कि जिसमें से पूछा हुआ था कि उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं, तो हाँ है इन्वर्स प्रोपोर्शन, वो हमने तो पहले ही चेक कर लिया ना। अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। कि अब इसमें दिया हुआ है कि अगर 15 स्पोक्स लगाएं तो एंगल कितना होगा, बराबर। यहाँ पे जैसे 8 था, 10 था, 12 था, तो अब ऐसे ही 15 का भी ढूंढना है। तो 15 का अगर हमें फाइंड करना है तो चलो उसे नाम हम लोग x4 दे दें, 3 तक उसे नाम दिया था वही कंटिन्यू रखें ना, x4 दे दें उसे। तो इसमें भी तो वैसे ही करेंगे ना, अगर ये फाइंड करना है, x4 ढूंढना है तो वही 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई x4, वो फाइंड करें यहाँ पर कि 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई x4। इसमें भी x4 ढूंढना है तो 15 डिवाइड में आ जाएगा,
मतलब ऐसे हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 15 इक्वल टू x4, कि जहाँ 15 से ये कट होगा, 15 6 जा, बराबर 15 6 जा कट होगा और ऊपर 4 मल्टीप्लाई 6, तो 4 मल्टीप्लाई 6 वो हो जाएगा 24, x4 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 24 डिग्री, बराबर। मतलब अगर 15 स्पोक्स होगी ना, बीच में अगर 15 लाइंस होगी तो उसमें कितने का एंगल बनेगा, तो उसमें एंगल 24 का बनेगा, बराबर। ये सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है उसमें कंटिन्यू, उसमें ऐसा लिखा हुआ है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज़ 40। अब यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल इज़ 40। सब में क्या दिया हुआ था, सब में स्पोक्स दिए हुए थे, भाई कितनी लाइंस करें तो एंगल ढूंढने थे। अब यहाँ पे उल्टा, इसमें आपको एंगल दिया हुआ है 40, ये ऊपर का आंसर कितनी लाइंस होगी वो ढूंढना है, कि अगर 40 डिग्री हो तो लाइंस कितनी होगी, वो लाइंस फाइंड करनी है। तो चलो उसे नाम x5 दे दें, बराबर। और इसमें भी ये अगर ढूंढना है तो कोई अलग मेथड नहीं, मेथड तो इसमें भी वैसे ही लगेगी ना, कि पहले क्या करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई 90 और इक्वल टू ये x5 मल्टीप्लाई 40, बराबर। इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि इसमें भी वैसे ही 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू x5 मल्टीप्लाई 40, बराबर। तो सीधा मिल जाएगा ना हमें, भले ये ढूंढना हो कि ये ढूंढना हो, नीचे के ये ऊपर ढूंढना हो, करना वैसे ही है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब अगर x5 ढूंढना है तो 40 कहाँ आ जाएगा, 40 डिवाइड में, मतलब ऐसे हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 40 इक्वल टू x5, ठीक है। कि जहाँ पर ये 0 0 कट, 0 0 कट, ये 4 4 भी कट हो जाएगा, बराबर, 4 4 भी कट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 9। मतलब कि x5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर 40 डिग्री हो ना एंगल, तो इसका मतलब उसमें 9 लाइंस होगी। कितनी लाइंस होगी, 9, बराबर। समझ आ रही है बात, समझ में आ रहा है ना कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे करते हैं। तो आज जैसे हमने ये सम्स देखे ना, बराबर ना, वैसे ही इनके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के सम्स हैं, वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।